सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो फिजिक्स में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर में भी हमारा सिंपल सा आज का जो लेक्चर होगा वो सिर्फ एक ही सवाल के जवाब ढूंढने पे होगा, वो है व्हाई। आप सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उन सब ने थ्योरीज ऑफ फेलियर कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, कुछ डाउट्स होंगे या फिर कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो मेरा आज का मकसद वही है, हम इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ेंगे कि थ्योरीज ऑफ फेलियर की जरूरत क्यों पड़ी। आप सब लोगों ने न्यूटन मूवी देखी होगी, उसमें एक मेन जो कैरेक्टर था उसका नाम था न्यूटन कुमार। तो उसने अपना नाम न्यूटन कुमार से न्यूटन कुमार कर लिया था। तो जितनी भी आज हम जो भी ये सवाल का जवाब ढूंढेंगे वो वही न्यूटन कुमार ही ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। ये फेलियर की बात करेंगे हम बेसिकली यहाँ पे कंपोनेंट्स की, जैसे कि मशीनिंग कंपोनेंट्स होते हैं, पिस्टन, शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और बियरिंग्स। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बहुत सारी तरह की लोडिंग के अंडर में आते हैं। इन पे बहुत सारे टाइप्स की लोडिंग लगती है, टॉर्क लगता है, इन पे बेंडिंग मोमेंट्स लगता है, कभी टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। तो ये सारे के सारे जो मटेरियल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं डिफॉर्म हो जाते हैं या फिर फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इन सारे मटेरियल्स की डिजाइन करने के लिए हम थ्योरीज ऑफ फेलियर का जो है इजाद हुई है ये थ्योरीज ऑफ फेलियर्स। बट हम यहाँ पे इनका एक एक करके थ्योरीज ऑफ फेलियर्स नहीं पढ़ने वाले हैं, हम आज सिर्फ वाई का जो जवाब है वो ढूंढने वाले हैं। तो जो न्यूटन कुमार है उनको कुछ ना कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज पहले से ही पता है, उन्होंने पढ़ रखी हैं। जैसे कि मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं और दूसरे होते हैं डक्टाइल, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या पता है कि जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं उनकी जो फेल होते हैं वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे होते हैं, यानी कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो SUT कहते हैं, और ये जो फेल होते हैं वो SYS यानी कि यील्ड स्ट्रेस पे फेल होते हैं। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, उसमें पता है कि यानी कि अगर मैं ब्रिटल मटेरियल है मेरे पास, अगर मैं उसके एंड्स पे अगर मैं लोड लगाऊं, फोर्सेस लगाऊं, तो अगर मैं उस पे इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस अगर उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो मटेरियल फेल हो जाएगा। और अगर वो डक्टाइल मटेरियल है तो उस पर मैं उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाऊंगा। तो ये उसको प्रॉपर्टीज पता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पता है कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है दे आर वीक इन टेंशन। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वीक इन टेंशन, और जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं दे आर वीक इन शियर, ठीक है। अब ये जो चीज है ये आपको पहले से ही पता है, आपको मतलब जब आप फर्स्ट क्लास में थे तब से ही आपको पता है कि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं दे आर वीक इन टेंसाइल स्ट्रेस और जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो वीक होते हैं शियर स्ट्रेस में। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कैसे आपको पता था पहले से ही। आपने कभी जब आप फर्स्ट क्लास में थे आपने कभी रबर को तोड़ा होगा, तो रबर को आप किस तरह से तोड़ते थे? रबर को क्या आप ऐसे खींच के तोड़ते थे? नहीं ना, आप रबर को तोड़ते थे दोनों तरफ से कुछ इस तरह से घुमा के ऐसे तोड़ते थे। तो जब आप उसको ऐसे घुमा के तोड़ते हैं तो आप उस पे लगाते हैं टॉर्क, और आपने सॉन्ग में पढ़ा होगा जब भी किसी मटेरियल पे हम टॉर्क लगाते हैं तो उस पर शियर स्ट्रेस जनरेट होती हैं। तो जो हमारा रबर है वो कौन सा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल है। अब डक्टाइल मटेरियल है तो वो वीक होगा किसमें? शियर में। तो जो उसको हम तोड़ना है तो हम उस पर शेयर स्ट्रेसेस लगानी पड़ेगी। तो शेयर स्ट्रेसेस लगाने के लिए हम उस पर टॉर्क लगाते थे ताकि उस पर शेयर स्ट्रेसेस जनरेट हो। तो ये आपको किसी ने बताया तो थोड़ी था कि फर्स्ट क्लास में कि ये डक्टाइल मटेरियल है, इसको खींच के नहीं तोड़ना है, क्योंकि खींच के तोड़ोगे तो ज़्यादा आपको मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि आपको आसानी से तोड़ना है तो घुमा के तोड़ना है। और ब्रिटल मटेरियल आपका चॉक, पेंसिल, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। अगर इनको तोड़ना होता तो इनको कैसे तोड़ते थे आप? उसको कुछ इस तरह से तोड़ते थे, आप उस पर बेंडिंग मूवमेंट लगाते थे। और जब भी हम किसी मटेरियल पे बेंडिंग मूवमेंट लगाते हैं तो उस पर जो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं वो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। तो आप उसको कुछ इस तरह से तोड़ते थे तो वो आसानी से टूट जाता था, उसको थोड़ी ना ऐसे घुमा के तोड़ते थे आप लोग। तो हमें तब से ही पता थी ये चीज़ें। तो बट ये थ्योरेटिकली आज मैंने बता दिया कि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो वीक होते हैं टेंशन में,
टेंसाइल स्ट्रेस में, और डक्टाइल मटेरियल वीक होते हैं शेयर स्ट्रेसेस में। इनकी स्ट्रेंथ हम लोगों को पता है कि सबसे जो अगर मैं इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करूं तो ये सिग्मा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है ब्रिटल मटेरियल की, फिर इनकी शेयर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होती है, और फिर इनकी जो सबसे कम होती है वो होती है टेंसाइल स्ट्रेस। दे आर वीक इन टेंशन, ओके। और जो डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल की इनकी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर इनकी जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है सिग्मा टी, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो वीक होते हैं वो शेयर स्ट्रेस, यानी कि शेयर स्ट्रेस डक्टाइल मटेरियल्स की शेयर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, शेयर स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, और जो ब्रिटल मटेरियल है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। तो अगर हम लोगों को इनकी डिज़ाइन करनी है ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल की, तो जो ब्रिटल मटेरियल है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कंसीडर करेंगे उसकी, या फिर उसकी डिज़ाइन जो करेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ पे करेंगे, और जो डक्टाइल मटेरियल है उसकी हम करेंगे शेयर स्ट्रेस पे जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज़ पहले से पता है हम सबको, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। और सबसे जो पहली समस्या आई, या फिर उसको कह सकते हैं कि सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया न्यूटन कुमार ने, वो स्टार्ट किया, एक रॉड ली उन्होंने, उनके पास एक रॉड थी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस रॉड पे उन्होंने दोनों एंड्स पे कुछ ना कुछ लोड लगाया, यहाँ पे ये P और यहाँ पे P, ठीक है। तब उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि ये मैं लोड इस मटेरियल पे कितना लगा सकता हूँ। ये मटेरियल जो है हम ब्रिटल मटेरियल लेके चल रहे हैं, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। अब इसको आप कास्ट आयरन या कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। अब इस मटेरियल के हमको कुछ प्रॉपर्टीज पहले से ही पता होती है कि मान लेते हैं कि इस मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है, तो इसकी जो SUT अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो मान लेते हैं कि x मेगा पास्कल है, ठीक है। अब इस x मेगा पास्कल का मतलब क्या है कि मैं इस मटेरियल पे x मेगा पास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगा सकता हूँ। और मुझसे कहा गया कि मुझे ये लोड बताओ कि मैं लोड इस पर कितना मैक्सिमम लगा सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या कह दूंगा कि इसका जो स्ट्रेस जनरेट होंगे इंड्यूस सिग्मा इंड्यूस्ड, वो कितनी होगी, P डिवाइडेड बाय इसका एरिया, तो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू x मेगा पास्कल, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा एक सॉल्यूशन हो गया। अब मैंने क्या किया, इस पे मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया। अब मैं जितनी भी सारी की सारी जो भी स्टडी है, केस स्टडीज, फोर्सेज, लोड, जितने भी टाइप का हम सब देखेंगे वो हम इस एलिमेंट पे ही देखेंगे। तो ये मैंने इसका एलिमेंट लिया। अब इस एलिमेंट को मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ये मेरा एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब इस एलिमेंट में सबसे मैंने यहाँ पे जो स्ट्रेसेस है वो सिग्मा एक्स लगाई, इस पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं सिग्मा एक्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख देता हूँ, ये एक्स है और ये वाई डायरेक्शन है। अब ये सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स इस मटेरियल पे मैंने इसको मिटा देता हूँ। अब जितना भी जो कुछ भी होगा आप समझ लीजिए कि ये मटेरियल पे ही काम चल रहा है, बट हम उस पर जो वर्क देख रहे हैं या फिर जो भी थ्योरेटिकल हम काम कर रहे हैं वो हम इस एलिमेंट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स लगाया। अब अगर मुझे इस मटेरियल को सेफ रखना है तो ये सिग्मा एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू SUT, ओके। ये मटेरियल सेफ रहेगा मेरा। बट यहाँ पे मैं कुछ और ही देख रहा हूँ, यहाँ तक मुझे थ्योरीज ऑफ फेलियर की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से मैं सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ, जैसे कि सिग्मा एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू SUT। सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 d स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू SUT। अब यहाँ से मैं डायमीटर इसका सारा का सब चीज़ें निकाल सकता हूँ कि अगर मुझे इतना लोड लगाना है तो मिनिमम मुझे डायमीटर कितना रखना होगा। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस मैं कर सकता हूँ। तो मेन मकसद हमारा इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ का ये होता है, और थ्योरीज ऑफ फेलियर का भी यही होता है, लेकिन कैसे होता है वो पता लगाएंगे हम। तो अब मैंने इस पर सिग्मा एक्स लगाया। अब मान लेते हैं कि मैंने ये जो मेरा एलिमेंट था या फिर मेरा रॉड था उसमें मैंने सिग्मा एक्स को इससे भी ज़्यादा लगा दिया, x मेगा पास्कल से भी ज़्यादा लगा दिया। तो क्या होगा, ये मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये मटेरियल कुछ इस तरह से यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब मैं गया वेल्डर के पास गया, उससे मैंने कहा मेरा ये जो मटेरियल है ये फेल हो गया क्योंकि मेरे पास मटेरियल की कमी है, तो इसको वेल्ड करके दो। तो जो मेरा वेल्डर था उस वेल्डर ने मुझे ये मटेरियल को वेल्ड करके दे दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसा वेल्ड कर दिया उसने, एक्स प्लेन पे वेल्ड कर दिया।
तो अब क्योंकि मुझे पता है कहीं अगर मटेरियल कहीं से ब्रेक हो जाता है और उस पर हम वेल्ड करते हैं, जोड़ तोड़ कुछ भी करते हैं, तो उसकी वो अगली बार जब भी मटेरियल टूटेगा वो पता यहीं से टूटेगा और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो चुकी होगी। तो अब मैं मान लेता हूँ कि पहले मेरा जो मटेरियल की स्ट्रेंथ थी वो x मेगा पास्कल थी, इसको x को मैं मान लेता हूँ कि 100 मेगा पास्कल थी। तो अब ये मटेरियल की स्ट्रेंथ 100 तो नहीं रहेगी, 90 पे टूटेगा। तो मान लेता हूँ कि मैंने सिग्मा x, अब फिर से मैं इसको मटेरियल पे स्ट्रेसेस लगाना चालू कर रहा हूँ, मैं सिग्मा x को इंक्रीज करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो अब मैंने देखा कि ये मटेरियल ब्रेक यहाँ वेल्डिंग से ही हुआ, बट ये ब्रेक हुआ 90 मेगा पास्कल पे ब्रेक हो गया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि अब 100 तो रहेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाएगी। तो वो 90 मेगा पास्कल पे ब्रेक हो गया, फिर से ब्रेक हो गया। अब यहीं से जहाँ से उसने वेल्डिंग की थी उसने, ठीक है। अब मैं फिर से वेल्डर के पास गया, मैंने कहा फिर से जोड़ दे यार, फिर से टूट गया मेरा मटेरियल। तो उसने फिर से मुझे जोड़ के दिया, बट उसने इस बार थोड़ा क्या किया, उसने सीधा सीधा जोड़ के नहीं दिया, उसने मुझे कुछ इस तरह से एक अलग प्लेन पे जोड़ के दे दिया। ये प्लेन मान लेते हैं कि ये एक्स प्लेन से ये थीटा एंगल पे था, इस थीटा एंगल पे प्लेन पे कुछ इस तरह से उसने सीधा सीधा वेल्ड करके नहीं दिया, थोड़ा सा तिरछा वेल्ड करके दे दिया। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, वेल्ड ही तो हुआ है। फिर मैंने इस पे स्ट्रेसेस लगानी चालू की, तो सिग्मा एक्स धीरे धीरे बढ़ानी चालू की। तो मैंने क्या देखा कि अगली बार जो मेरा मटेरियल ब्रेक हुआ, क्योंकि क्वालिटी सब कुछ सेम है, सिग्मा एक्स भी सेम है, मेरा मतलब बढ़ा रहा हूँ जिस क्वांटिटी से, जिस रेट से बढ़ा रहा हूँ वो भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, जो वेल्डिंग की क्वालिटी है वो भी सब कुछ सेम है। बट इस बार देखा कि मैंने जो मटेरियल मेरा फेल हो रहा है वो 90 पे ना होके 93 मेगा पास्कल पे फेल हुआ। यानी कि जैसे ही वेल्डर ने इस प्लेन को चेंज किया वेल्डिंग के, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। यानी कि उस जो प्लेन था उस प्लेन पे अब जो भी स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि अगर कोई भी मटेरियल ब्रेक हो रहा है जिस भी प्लेन से, तो ब्रिटल मटेरियल है, तो उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही होंगी। तो यानी कि जैसे ही उसने प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट किया, उसने बेंड किया, तो उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होना कम हो गई। तो फिर मैं फिर से उसके पास गया, अब की बार उसने थोड़ा और एंगल को इंक्रीज कर दिया और इस तरह से वेल्ड करके दे दिया मुझे, इस प्लेन पे थीटा को और इंक्रीज कर दिया। तो फिर मैंने इस पे स्ट्रेसेस लगाई, तो फिर इसकी जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो 95 पे ब्रेक हुआ, यानी कि फिर बढ़ गई। तो मैंने इस यहाँ पे देखा कि जो मेरा मटेरियल है उसका जैसे जैसे प्लेन चेंज करते जाते हैं हम, उस पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू अलग अलग होती हैं। और जैसे कि अब मुझे कुछ पता नहीं है कि मतलब इसके अंदर कौन से किस तरह के प्लेन होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन, ये कुछ मुझे पता नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ अभी तक ये पता चला है कि जैसे ही मैं प्लेन चेंज करता हूँ अलग अलग प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेसेस अलग अलग आती हैं। और जैसे कि यहाँ से देखा कि नॉर्मल स्ट्रेस जो अलग अलग आएंगी यहाँ से, वो ये सिग्मा एक्स से तो कम ही होंगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ इस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जा रही है। उसने ये ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। अब उसको कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक उसने वेल्डिंग की है, ठीक है। अब सेकंड केस आया, उसने उस जो एलिमेंट था या फिर जो भी रॉड थी उस पर बाईएक्सियल लोडिंग लगाना चालू किया। तो अब ये हमारा जो मटेरियल था वो कुछ इस तरह से, ये हमारा एलिमेंट है, इस पे एक्स डायरेक्शन में लगाया सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में लगाया सिग्मा वाई, और जो एक्स प्लेन था उस पे लगाया टाउ एक्स वाई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टाउ एक्स वाई। और जो वाई प्लेन था उस पे लगाया टाउ वाई एक्स, ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई, ठीक है। अब जो हमारा पहला यूनिएक्सियल वाला केस था उस पे हमारा जो हम स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस को कंसीडर करते, क्योंकि एक ही स्ट्रेस थी सिग्मा एक्स, तो उसको हम सिंपली लिख दे रहे थे सिग्मा एक्स शुड बी लेस देन एसयूटी। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें किसी भी मटेरियल को सेफ रखने के लिए उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा स्ट्रेसेस उस मटेरियल में नहीं होनी चाहिए, बस इतना सिंपल सा केस है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिग्मा एक्स को भी एक्स मेगा पास्कल से कम रखा, मटेरियल मेरा सेम है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल पे हम सारा वर्क कर रहे हैं। एक्स को, सिग्मा एक्स को भी मैंने कम रखा, टाउ एक्स वाई को और सिग्मा वाई, इन सारी की सारी जो वैल्यूज हैं उनको मैंने एक्स मेगा पास्कल से ही कम रखा, बहुत कम रखा। बट फिर भी ये मटेरियल ब्रेक हो गया। कहाँ से ब्रेक हुआ, ये कुछ इस प्लेन से ब्रेक हो गया। अब मैं तो क्या सोच रहा था कि इनमें से सिग्मा एक्स जो भी मैक्सिमम होगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई,
तो उसी प्लेन से ब्रेक होना चाहिए। मान लेते हैं कि मैंने ये 20 लगाया और ये मैंने 80 लगाया, तो ये बीच में से एकदम सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी से लग रही है, बट ये अलग ही प्लेन से ब्रेक हो गया। और मैंने पिछले जो केस था यूनी एक्सियल लोडिंग वाला, उसमें हम क्या देख रहे थे कि अलग अलग, जैसे कि ये नॉर्मल प्लेन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस जनरेट हो रही थी, बट ये जो इसके अलावा जो भी प्लेन्स थे उन पे स्ट्रेस की वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस जो था वो कम हो रहा था, तो उस प्लेन से टूटने के चांसेस सबसे कम हो रहे थे। बट यहाँ पे जब हम बाई एक्सियल लोडिंग लगा देते हैं तो जो नॉर्मल प्लेन की से टूटने की बजाय ये किसी अलग अलग प्लेन से ही टूट रहा है। ये कभी इस प्लेन से टूट गया, फिर मैंने इसकी वैल्यूज़ को फिर से मैंने चेंज किया, तो फिर कभी ये इस प्लेन से टूट गया, कभी इस प्लेन से टूट गया। तो इससे मैंने कंक्लूजन क्या मिलाया, मैंने बस ये सोचा कि मान लेते हैं कि ये इस प्लेन से टूटा, सिग्मा एक्स जिससे भी लगाया मैंने, तो इस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन, वो एक्स मेगा पास्कल से ज़्यादा हो रही होगी। समझ आया बात को? सिग्मा एक्स इन सारी वैल्यूज़ को मैं भले ही कुछ भी रखूं, बट जिस भी प्लेन से ये ब्रेक हो रहा है, मान लेते हैं कि इस प्लेन से ब्रेक हुआ, तो इस प्लेन पे जरूर नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल फिर कौन सी स्ट्रेस करती है? नॉर्मल स्ट्रेस। तो इस प्लेन से अगर ब्रेक हुआ है तो इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस एक्स मेगा पास्कल से भी ज़्यादा हो जाती होगी, या फिर मतलब जिस भी प्लेन से टूट रहा है ये, तो यानी कि इसके अलग अलग जो प्लेन्स हैं उन प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग आती है, और कोई एक प्लेन होगा जिसपे कि सबसे ज़्यादा आ जाती है और उस प्लेन से ये मटेरियल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको कुछ इस तरह से समझो कि मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जिसमें 3 फाउंडर हैं। अब वो जो कंपनी थी वो फेल हो जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। सब बोलेंगे कि मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमें, फेलियर हो या फिर सक्सेस हो, कुछ भी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम एक उसको बोल सकते हैं पोजीशन को अपॉइंट करते हैं, जिसको सीईओ बोलते हैं। यानी कि जितनी भी कंपनी में जो कुछ भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसको सिर्फ उसी तरह से समझिए जैसे कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, ये सारे के सारे फाउंडर्स हैं। इस जो मटेरियल में जितनी भी स्ट्रेस होगी या फिर जो भी इसमें फेलियर होगा मटेरियल में, ये सारे के सारे फाउंडर्स हैं उस मटेरियल को फेल कराने के लिए। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सिग्मा एन, यानी कि जिस भी प्लेन पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हो रही होगी, नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एन, इसको हम बोलेंगे क्या है? ये सीईओ है ये कंपनी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सिग्मा एन। तो हम सिंपली क्या कह देंगे कि सिग्मा एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू एस यू टी। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये इसी को, ये जो है इस जो मैक्सिमम जिस भी प्लेन पे स्ट्रेस आएगी इसी को कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये जो हमारी थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसी को कहते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो अब हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पे? सिग्मा एन को निकालना, और जो डिफरेंट प्लेन्स पे जो अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू आती है उसको कैसे निकालें। तो हमारा मकसद क्या है यहाँ पे? टू फाइंड सिग्मा एन या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, अब इस मैक्सिमम स्ट्रेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा एलिमेंट जो था उसी को लेते हैं फिर से। ठीक है, ये यहाँ पे एक्स प्लेन पे सिग्मा एक्स लग रहा था, ये सिग्मा वाई, यहाँ पे टाउ एक्स वाई, ये सिग्मा वाई, टाउ वाई एक्स, और ये सिग्मा एक्स। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट पे ये हमारा एक्स प्लेन है, ये हमारा वाई प्लेन है, और इस एक्स और वाई के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूँ कि मैं एक कोई भी प्लेन लेता हूँ एक थीटा एंगल पे। ये मैंने थीटा एंगल पे एक प्लेन लिया। इस प्लेन पे मैंने मान लेता हूँ कि मैंने नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा एन है, और जो शियर स्ट्रेस लग रही है वो है टाउ एस। ठीक है, अब इसके आप जो नोटेशन है, इसका जो साइन कन्वेंशन वो याद रखना कि यहाँ पे जो हम प्लेन लेंगे वो प्लेन एक्स प्लेन से थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है,
और जो नॉर्मल है सिग्मा है वो टेंजाइल लिया है, और जो शियर स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है इस प्लेन पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगी, क्योंकि इस प्लेन पे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और उसका जो अदर प्लेन होगा उस पे मतलब इस डायरेक्शन में होगी। तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये नोटेशन याद रखना, ये याद ही होगा, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को याद ही होता है। तो इस प्लेन को मैं अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ कि इसको नाम दे देता हूँ A B C D और ये हो गया हमारा E। तो इस प्लेन को अलग से लिख देता हूँ मैं, ये हमारा प्लेन है, ये C D और ये E, ठीक है। इस प्लेन पे जो भी हमारी स्ट्रेसेस लग रही थी, या फिर हम इसको फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रेसेस को मल्टीप्लाई बाय एरिया कर देंगे। अब इसकी जो डेप्थ है या फिर ब्रेड्थ है उसको मैं यूनिट मान लेता हूँ, तो इसका जो एरिया फोर्स क्या होगा, सिग्मा एक्स इंटू सी डी इंटू इसका यूनिट मान लेता हूँ मैं जो इसकी डेप्थ है, तो वो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स इंटू सी डी। इस जो एक्स प्लेन है इस पर ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। शेयर स्ट्रेस जो लग रही होगी इस पे क्या होगी, टाउ एक्स वाई इंटू सी डी। वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, सिग्मा वाई इंटू डी ई, और ये वाई डायरेक्शन लग रहा होगा टाउ एक्स वाई इंटू डी ई। और जो मेरा प्लेन लिया मैंने थीटा एंगल पे, इस थीटा एंगल पे लग रहा है ये नॉर्मली सिग्मा एन इंटू सी ई, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो शेयर लग रहा है, शेयर स्ट्रेस इंटू ये हो जाएगा C इंटू ई, ठीक है। अब ये हमारा फोर्सेस का नोटेशन होगा इस प्लेन पे। अब इन फोर्सेस को हमको सिर्फ क्या करना है, इक्वेट करना है, और यहाँ से हम सिग्मा एन और टाउ एस निकाल लेंगे। अब ये मैं ऊपर वाला जो है ये डायग्राम मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस होंगे, सिग्मा एक्स इंटू सी डी, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, टाउ एक्स वाई इंटू डी, टाउ एक्स वाई इंटू डी ई, ठीक है। एक ये फोर्स होगा, एक ये होगा। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से होंगे, सिग्मा वाई इंटू डी, सिग्मा वाई इंटू डी ई। दूसरा कौन सा होगा, टाउ एक्स वाई इंटू सी डी, टाउ एक्स वाई इंटू सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा एंगल था वो कितना था, थीटा। इस एक्स प्लेन से ये एंगल कितना था, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, देन दिस 90 माइनस थीटा, और ये वाला भी हमारा होगा थीटा, ठीक है। ये सारे के सारे एंगल्स हैं, ये आप चेक कर लेना, फिर से देख लेना, मैं सिर्फ अभी इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा ये सब चीज़ें। तो ये इस प्लेन पे हम जो कुछ भी देखने वाले हैं, हम इस प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करने वाले हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और प्लेन के अलोंग में। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये था हमारा सिग्मा एन इंटू सी ई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को करते हैं। तो इस डायरेक्शन में कौन कौन सा आएगा, सिग्मा एक्स इंटू सी डी इंटू में ये हो जाएगा हमारा साइन कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, टाउ एक्स वाई डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। फिर इस वाले फोर्सेस को करेंगे इस डायरेक्शन वाले, वाई डायरेक्शन वालों को। तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, सिग्मा वाई इंटू डी ई, ये कॉस थीटा आएगा, 90 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। और चौथा कौन सा आएगा, टाउ एक्स वाई सी डी, और ये भी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे सारे के सारे फोर्सेज आ गए। वैसे ही अलोंग में इसको रिजॉल्व कर देंगे इस डायरेक्शन में, और इसको भी इस डायरेक्शन में कर देंगे, ठीक है, और इक्वेट कर देंगे। अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले फोर्सेज को इक्वेट करें, जैसे कि सिग्मा एन इंटू सी ई, ये बराबर होगा इस डायरेक्शन में, बराबर होगा किसके, सिग्मा एक्स सी डी कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई
डी ई कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई डी ई साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई सी डी साइन थीटा। ठीक है, अब मैं सी को अगर इन सब में डिवाइड लगा देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, सिग्मा एन इक्वल टू, अब जो मैंने पिछला वाला हमारा जो केस था उसको मैं फिर से ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सी था, ये डी और ये ई, ये एंगल था थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा डी ई डिवाइडेड बाय सी ई। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा सी डी डिवाइडेड बाय ई, वो सी ई। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं हमारी। अब अगर मैं यहाँ पे सी पे सब पे डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, सी को डिवाइड लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया सी ई, यहाँ पे भी सी ई का डिवाइड लग गया, यहाँ पे भी सी ई का डिवाइड लग गया और यहाँ पे भी सी ई का डिवाइड लग गया। तो सी डी डिवाइडेड बाई सी ई, सी डी बाई सी ई क्या है हमारा, कॉस थीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई डी ई बाई सी क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वैसे ही इसको ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आपने साइन कॉस टू थीटा वाला आपने पढ़ा होगा, कॉस टू थीटा वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, जिसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये डबल हो जाएगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा और ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को भी अगर मुझे डबल 2 थीटा एंगल में रिप्रेजेंट करना है क्या करूँगा, सिग्मा वाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। अब इनको मैं दोनों को अलग अलग करूँ, इनको इक्वेशन को, मतलब ये हो जाएगा मेरा हाफ ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस हाफ ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो चाहिए था वो मिल गया सिग्मा एन। ठीक है, बट हमें जो चाहिए था सीओ साहब वो नहीं मिले अभी तक, हमें सिर्फ सिग्मा एन क्या मिला है, हर एक थीटा के मतलब प्लेन्स पे, मतलब थीटा की मैं अलग अलग वैल्यूज रखता जाऊंगा और अलग अलग प्लेन्स पे मुझे सिग्मा एन मिलता जाएगा। बट मेरा मकसद क्या है, मैक्सिमम सिग्मा एन निकालने का, सिग्मा एन मैक्सिमम निकालने का। अब जो मुझे टाउ एस शेयर स्ट्रेस निकालनी है इस प्लेन पे, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेन के वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट कर दूंगा तो मेरा टाउ एस निकल आएगा इस प्लेन पे। बट उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमारा अभी हम जो इसको जब पढ़ेंगे डिटेल में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्लेन्स तब देखेंगे। अभी हमारा जो मकसद था वो सिग्मा एन निकालने का था, वो मेरा सिग्मा एन निकल चुका है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालना, यहाँ से मेरा शेयर स्ट्रेसेस भी निकलेगा, कोई शेयर स्ट्रेस जो निकलेगा वो जब इक्वेट करने के बाद मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जो मेरी शेयर स्ट्रेस का निकलेगा फॉर्मूला वो होगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये शेयर स्ट्रेस निकलेगी उस प्लेन पे और ये नॉर्मल स्ट्रेस निकलेगी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए मैं दो तरीके हैं मेरे पास। देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ थीटा। तो अगर हमें किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, उसको डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर देते थे। तो यहाँ पे पहला तरीका क्या है मेरा, इन सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है हम पोर्शन की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहला तरीका मेरा क्या है, मैक्सिमा सिग्मा एन मैक्सिमम निकालने के लिए पहला तरीका क्या है, सिग्मा एन डी थीटा को इक्वेट कर दूँ मैं 0 से और फिर यहाँ से मैं थीटा निकाल लूँ। या फिर दूसरा तरीका क्या है मेरा, जिस भी प्लेन पे मुझे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी उस प्लेन पे
शेयर स्ट्रेस जीरो होगी। अब ये शेयर स्ट्रेस जीरो क्यों होगी, तो इसको 2 मिनट के लिए मान लो कि ऐसा होता होगा, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि जिस भी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस हमें मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी उस पर शेयर स्ट्रेस जीरो होगी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको इक्वेट कर दूं क्या जीरो से, तो शेयर स्ट्रेस को जीरो से बराबर कर दूं तो यहाँ से मेरा जो थीटा निकलेगा वो मुझे नॉर्मल स्ट्रेस वाला, जो उस प्लेन पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगी। तो मैं चलिए इसको जीरो से इक्वेट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा साइन टू थीटा और कॉस टू क्या हो जाएगा टेन टू थीटा इक्वल टू, अगर साइन टू थीटा कर देता हूँ मैं इधर, तो ये हो जाएगा मेरा टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन निकल आई। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 2 थीटा मिलेंगे, यहाँ से मुझे तो निकालना है थीटा, तो यहाँ से क्या होगा, एक थीटा मिलेगा और एक थीटा डैश मिलेगा। तो यहाँ पे थीटा डैश जो होगा वो होगा थीटा प्लस 90। अब ये थीटा प्लस 90 क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे एक थीटा मिलेगा हमें मैक्सिमम और एक मिलेगा मिनिमम, जहाँ पे हर बार हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। जैसे कि हमारा ये था, देखिए ये हमारा है, मान लेते हैं कि एलिमेंट है, यहाँ पे ये मेरा सिग्मा एक्स था और ये सिग्मा वाई था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि शेयर स्ट्रेसेस नहीं है, तो यहाँ पे एक तो प्लेन ये है मेरा 0 डिग्री वाला, ये क्या है 0 डिग्री पे, और दूसरा प्लेन क्या है 90 डिग्री पे। तो प्रिंसिपल प्लेन्स जो होते हैं हमेशा वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 2 होते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, एक 0 पे है तो दूसरा कितने पे 90 पे। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स होते हैं, जैसे कि एक प्लेन अगर ये है तो दूसरा प्लेन ये होगा, हर एक पॉइंट पे ये वाले, हर एक पॉइंट पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स होंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट हम यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे एंगल प्रिंसिपल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कहाँ कैसे मिलेंगी, यहाँ से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, थीटा निकालूंगा। थीटा कैसे निकालूंगा, मुझे ये भी पता है, यहाँ से मुझे थीटा की 2 वैल्यूज मिलेंगी, थीटा प्लस 90 थीटा डैश। अब इस थीटा को मैं क्या करूंगा, सिग्मा एन यहाँ पे पुट करूंगा और यहाँ से भी मुझे 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक थीटा के लिए और एक थीटा डैश के लिए। अब यहाँ से 2 वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम होगी वो मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी, यानी कि सिग्मा एन मैं उसको कंसीडर करूंगा। हमारा सीईओ कौन सा हो जाएगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा सीईओ हो जाएगा, और उसी को कंसीडर करेंगे तो हम उसको कह देंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ से सिग्मा एन जो है वो 2 निकल के आई, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकल के आया। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में हमारा सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो हमारा जो सीईओ कौन सा हो जाएगा सिग्मा 1। तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू SUT, ठीक है। तो ये है हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ये, बस हमें निकालना पड़ता है सिग्मा एन, क्योंकि हमें एक स्ट्रेस चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस फेलियर की, क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप की, जब यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रही है एक ही डायरेक्शन में लग रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेगा, क्योंकि एक ही वही फाउंडर है, वही सीईओ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेसेस थी, वो सारी स्ट्रेसेस इससे हम कम भी रख रहे थे तब भी मटेरियल फेल हो रहा था। मटेरियल क्या हो रहा था, अलग अलग प्लेन से फेल हो रहा था। फिर हमने क्या सोचा, अगर अलग अलग प्लेन से जो फेल हो रहा है तो हो सकता है कि जिस प्लेन से फेल हो रहा है उस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो हमने फिर क्या सोचा कि उस प्लेन पे स्ट्रेसेस कैसे निकालें। फिर उस पे हमने पूरे फोर्सेस को इक्वेट किया, तो हमने निकाला कि सिग्मा एन हमें कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ पे। फिर हमें तो निकालना था मैक्सिमम किस पे होता है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमें थीटा और थीटा डैश निकल के आ गया। अब थीटा और थीटा डैश निकल के आ गया, उसमें हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकल के आए। जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम बोल देंगे कि ये भाई साहब ये रिस्पॉन्सिबल है इस मटेरियल को फेल करने के लिए, और जो भी डिज़ाइन करना है वो इसी को लेके करिए, क्योंकि यही सीईओ साहब हैं, वो सब तो फाउंडर्स हैं और वो एक बोर्ड मीटिंग में बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रही थी हमें, ये बहुत लेंदी प्रोसेस था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले थीटा निकालो, फिर थीटा की 2 वैल्यूज़ निकालो, फिर उनको पुट करो, फिर पुट करने के बाद फिर दोनों वैल्यूज़ को पुट करो, फिर मैक्सिमम और मिनिमम देखो। तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ दिख रही थी हमें। तो हमें क्या करना था, हमें तो फिजिक्स में तो हम क्या करते हैं, हमें तो आसान जल्दी मिलना चाहिए चीज़ें, आंसर।
तो हमने क्या किया, फिर इजाद हुआ मोहर सर्कल का। आप सब लोगों ने मोहर सर्कल पढ़ा होगा, उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोहर सर्कल की आकर ये जरूरत क्या पड़ी उसको और उसका सिग्निफिकेंट क्या है। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, सिग्मा एन की है, सिग्मा एन क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस क्या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, एक इक्वेशन ये है। और शेयर स्ट्रेस वाली क्या है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, मान लेते हैं कि मैं आपको अभी बताता हूँ, आपने कभी सोचा था कि क्यों मोहर सर्कल ही क्यों बनाया, मोहर ने मोहर ट्रायंगल या मोहर रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया, मोहर सर्कल ही क्यों बनाया। तो ये मतलब ये थोड़े लग रहे होंगे आपको बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चंस से ही हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक एलिमेंट था, इस एलिमेंट पे मैंने सिग्मा एक्स लगाया और जो वाई डायरेक्शन में लगाया वो मैंने सिग्मा वाई लगाया। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाई और यहाँ पे जो लग रहा था वो टाउ एक्स वाई था, वाई पे भी टाउ एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी लगा लेना, वो मैंने लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंडीशन ली कि जो मेरा सिग्मा एक्स है वो दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर है बट अपोजिट इन डायरेक्शन में है। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सिग्मा वाई। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ सिग्मा एक्स को माइनस सिग्मा वाई से, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा एक्स को सिग्मा वाई को अगर मैं माइनस कर दूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, सिग्मा एन इक्वल टू बचेगा सिर्फ मेरा सिग्मा एक्स cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, और टाउ एस में अगर मैं पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। अब इन दोनों को अगर मैं इसको मान लेते हैं कि मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँ जिसपे कि मैं y जो है y पे मैं अगर मैं शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं और जो ये x एक्सिस है उस पर मैं नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x है और ये मेरा y है। अगर इन दोनों को मैं सर्कल की इक्वेशन क्या होती है जिसका ओरिजिन पे सेंटर हो, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो मुझे कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलनी चाहिए। मैंने स्क्वायर करके ऐड किया इसको, तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ एस स्क्वायर इनको स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके अगर ऐड करूंगा मैं तो क्या होगा, देखिए ये ए और बी, ये इसको में ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर होगा और यहाँ पे इसका होगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ एस स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम करें तो ये सारा का सारा जो है थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, या सिग्मा एक्स कॉमन लेंगे जैसे ही हम, तो ये बचेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। और जो भी हमारा जो नेगेटिव में आएगा, देखिए प्लस 2 सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, वो जीरो हो जाएगा, ये क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगी हमें। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो ये सर्कल की इक्वेशन हो गई कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करती हैं मोहर सर्कल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना था, हमारा मकसद क्या था, सिग्मा एन को निकालना, न इतने सारा हमें बिना थीटा निकाले हुए, बिना प्रिंसिपल प्लेन निकाले हुए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को निकालना, ये हमारा मकसद था और अभी भी है, उसी को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पे सिग्मा एक्स लग रहा है, उसमें वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है,
अब इसको मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सिग्मा एक्स और जो मेरा ये एक्स प्लेन है और वाई प्लेन, एक्स प्लेन और वाई प्लेन पे एक्स प्लेन पे क्या स्ट्रेसेस है मेरी, ये तो मेरा हो गया क्या, जो वाई प्लेन जो वाई एक्सेस है ये रिप्रेजेंट करेगी शेयर स्ट्रेसेस को, शेयर स्ट्रेस, और ये करेगी नॉर्मल स्ट्रेसेस को, यानी कि सिग्मा और यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट होंगे। तो एक्स प्लेन पे मेरा क्या है, सिग्मा एक्स पॉजिटिव और टाउ एक्स वाई, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे हमेशा, और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज जो जिस भी प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेसेस लगती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई, यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट्स पे, ये हो गया मेरा सिग्मा एक्स और कॉमा टाउ एक्स वाई, ठीक है। ये एक पॉइंट मिल गया मुझे, ये मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ठीक है। सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, ठीक है, ये मेरा एक्स प्लेन हो गया। अब वाई प्लेन पे क्या है मेरा, सिग्मा वाई और टाउ वाई एक्स, ठीक है। टाउ वाई एक्स वाई प्लेन पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे हम, नेगेटिव, तो मान लेते हैं कि ये कुछ यहाँ पे है, ये हो गया हमारा सिग्मा वाई कॉमा टाउ वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों तो बराबर ही होंगे, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, कुछ इस तरह से मिल गए। तो जो मोहर सर्कल जब हम बनाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो भी इनका सेंटर पॉइंट मिलता है, इसका सेंटर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा लाई करता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब वो क्यों लाई करता है, क्योंकि देखिए टाउ एक्स वाई ये हाइट और ये हाइट, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इनका जो लाइन है उस लाइन का जो ओरिजिन है सेंटर पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा हमें। तो इस रेडियस को ये मानते हुए हम कुछ सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये जैसे ही सर्कल ड्रॉ किया तो इसे कहते हैं हम मोहर सर्कल। अब ये मोहर सर्कल रिप्रेजेंट क्या करता है, सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस मोहर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, वो सारे के सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन्स को। इस पे थीटा पे जितने भी प्लेन्स होंगे, थीटा इक्वल टू 0 से 90 डिग्री तक, वो सारे के सारे प्लेन्स रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। तो अभी हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम इस पॉइंट पे जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, और मिनिमम कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसको हम कहेंगे सिग्मा 1 और इसको कहेंगे सिग्मा 2। अब समझ आया, यहाँ पे जो ये जो है इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, और इस पे जो स्ट्रेस है उसको कहेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस कितनी है, 0 है, यहाँ पे भी 0 है। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी जब भी हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन्स निकालते हैं या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं, तो हमने इसीलिए शेयर स्ट्रेस को 0 से इक्वेट किया था, आपको याद होगा, tan टू थीटा, जहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी वो इसी वजह से निकाली थी, क्योंकि ये जो दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स हैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब मुझे, मेरा मकसद क्या था, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालने का। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैसे निकालूंगा मैं, मेरा ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे ये है सिग्मा एक्स कॉमा 0, और ये क्या है सिग्मा वाई कॉमा 0। तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे सिग्मा एक्स प्लस दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों की हाफ होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिग्मा एक्स प्लस इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। अगर इसमें से मैं ये हटा दूं तो ये मिल जाएगी, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, इसकी हाफ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा एक्स प्लस इसकी हाफ कर दूंगा, सिग्मा एक्स प्लस इनकी हाफ क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स बाई 2 सिग्मा एक्स बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगी मुझे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2।
तो ये मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट्स कॉमा 0, ये मेरे होगा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब अगर मुझे सिग्मा 1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर की डिस्टेंस क्या है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, उसमें अगर मैं रेडियस को ऐड कर दूँ तो मुझे सिग्मा 1 मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसमें से रेडियस को माइनस कर दूँ तो सिग्मा 2 मिल जाएगा मुझे। तो अब मेरा मेन मकसद क्या है, रेडियस निकालने का। रेडियस कैसे निकालेंगे, ये दो पॉइंट्स मुझे पता है, सिग्मा x टाउ x y, सिग्मा y टाउ y x, टाउ y x या टाउ x y कुछ भी लिख सकते हैं, इसको टाउ x y बोल देते हैं। इन दोनों, अगर तो मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा होगा कि दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस डिस्टेंस को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। दो पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होती है किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मोर सर्कल, रेडियस क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये हो गई हमारी रेडियस। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो इसका कोई अब जरूरत नहीं है हमें, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं हम। सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स प्लस रेडियस, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा 2 कैसे निकालेंगे, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 माइनस दिस रेडियस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें कुछ भी थीटा वीटा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है अब इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है हमें। ये हो गई हमारी क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ये फर्स्ट थ्योरी हमारी खत्म। यहाँ पे ना हमें थीटा निकालने की ज़रूरत है, ना उस थीटा को वो बड़ी वाली इक्वेशन में पुट करने की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ से हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल सकते हैं आसानी से। हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो भी हमारा एलिमेंट है उस पर जो स्ट्रेसेस थे वो सब कुछ पता थी हमें, सिग्मा x सिग्मा टाउ एक्स वाई। यहाँ से सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालिए, यहाँ से जो भी मैक्सिमम आएगी उसको इक्वेट कर, उसको वो हमारा क्या हो जाएगा, c सिग्मा 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू SUT। ये हमारी है प्रिंसिपल स्ट्रेस, और यही जो है इसी को कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो इसका एक और एप्लीकेशन बता देता हूँ मैं। मान लेते हैं कि आपके पास वही बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस हैं और आपका मटेरियल ब्रेक हो गया बीच में से। तो मान लेते हैं कि ये आपका मटेरियल है, ये बीच में से ब्रेक हो गया, अब आपको इसको वेल्डिंग करवाना है। तो वेल्डिंग करवाना है तो आप एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, कभी भी इसको प्रिंसिपल प्लेन से वेल्ड मत करवाना। समझा कि जिस भी थीटा पे, थीटा निकाल लिया आपने कि प्रिंसिपल प्लेन के कौन से थीटा पे है, वो थीटा निकाल लिया, तो उस थीटा पे कभी भी वेल्ड मत कराना, क्योंकि उस प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेसेस सबसे ज़्यादा लगती हैं, मैक्सिमम लगती हैं, तो ये वहीं से कमज़ोर होगा। तो इसको वेल्ड कराने के लिए थीटा को ऐसा थीटा ढूंढना पड़ेगा हमें जहाँ से कि नॉर्मल स्ट्रेसेस कम लगे। तो जो अगली क्लास होगी उसमें हम डिटेल में सारी की सारी थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ेंगे। अभी हमें शायद मुझे लगता है कि वाई का आंसर मिल गया होगा कि वाई जो था हमारा कि स्ट्रेसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी थ्योरीज ऑफ फेलियर्स की। तो पहले यहाँ तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक तो हम सीधा सीधा कैलकुलेशंस करते हैं। हमें पता चला कि यार इतनी सारी अगर इक्वेशंस हैं, कितनी सारी स्ट्रेसेस लग रही हैं किसी एलिमेंट पे, तो किसी एक को रिस्पॉन्सिबल मानना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमने सिग्मा 1 निकाल लिया।
अब जो और आगे जिन भी साइंटिस्ट होंगे उन्होंने देखा कि नहीं यार, स्ट्रेस अकेले एक फैक्टर नहीं है जिसके जरिए हम डिसाइड कर सकेंगे कि मटेरियल फेल होगा कि नहीं। किसी ने सोचा कि यार हम डिस्टॉर्शन एनर्जी, एक अगर हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, अगर वो एनर्जी स्टोर, अगर हम उससे ज़्यादा एनर्जी देते हैं जितनी कि उसकी कैपेसिटी है तो मटेरियल तब भी फेल होता है। तो किसी ने उसकी एनर्जी की थ्योरी दे दी, किसी ने स्ट्रेन थ्योरी दे दी, यानी कि मटेरियल कितना डिफॉर्म होता है, अगर उससे ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है तो उसे फेलियर कहेंगे हम। तो सबने अपने अपने हिसाब से फिर थ्योरीज देते गए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू।